फर्स्ट ईयर में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें प्रोक्साइड इफेक्ट का, जो कि चलता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के रूप में। देखिए इसमें प्रोक्साइड प्रभाव, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रोक्साइड प्रभाव क्या है, प्रोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, प्रोक्साइड प्रभाव का क्वेश्चन है, या फिर इसको ऐसे बोलेगी खरास प्रभाव क्या है। खरास इफेक्ट, खरास प्रभाव क्या है, इस पे भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर प्रोक्साइड प्रभाव, ये जो प्रोक्साइड प्रभाव है वो एंटी मतलब मार्कोनिकॉफ का जो नियम है उसके विपरीत कार्य करता है। इस कारण से इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से एक्सप्लेन करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ का जो नियम है उससे इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या, देखिए मार्कोनिकॉफ का नियम था कि कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्किन हो, जैसे कि ये एक असममित एल्किन है। असममित का मतलब डबल बॉन्ड्स के दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं। इस साइड CH2 है, इस साइड CH3 है, तो ये क्या होगी, अनसिमेट्रिकल एल्किन होगी। तो जब किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर किसी भी पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल यानी ध्रुवीय अणु का योग करवाया जाता है, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार क्या होगा कि जब किसी असममित एल्किन के ऊपर किसी भी पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने ले लिया H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनेंगे, इससे इस प्रकार से ब्रेक होगा। यहाँ से हम देखें तो क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणु संख्या पहले से ही क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ेगा, बचा हुआ Br है वो यहाँ जुड़ेगा। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 CH और CH3 Br, यानी यहाँ पे बनेगा 1 2 3, 2 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोल देंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो बनता है इसमें मार्कोनिकॉफ के रूल में, मार्कोनिकॉफ के रूल में ये प्रोडक्ट बनता है। एंटी मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो इससे अपोजिट लगता है। उसमें क्या होते हैं, उसमें यही रिएक्शन होती है सेम, किसी असममित एल्केन की रिएक्शन किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ में करवाएंगे, लेकिन वहां पे रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, प्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है। ये R जो लिखा हुआ है वो क्या है, पर ऑक्साइड है। यही अंतर होता है। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ, एरो पे सिर्फ 2 दिए हुए हो, तब तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है और ये प्रोडक्ट बनेगा। और लेकिन यदि एरो पे प्रोक्साइड लिखा हुआ होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, इसके ऊपर ये रूल लगेगा। ये इससे अपोजिट है, मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उससे अपोजिट है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा हुआ है, एंटी वर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम, ये तो ऐसे ब्रेक होगा, लेकिन इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो कुछ और, पॉजिटिव वाला पार्ट हमेशा ही वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इस पे 1 है, तो इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इसके ऊपर आगे जुड़ेगा और दूसरा पार्ट है वो इस साइड जुड़ेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर इसमें बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 और ये Br, यानी यहाँ पे बनेगा 1 2 3, यहाँ प्रोडक्ट बना है उसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर बनेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इधर इसमें प्रोक्साइड है, प्रोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ का रूल लगता है उसके अपोजिट रिएक्शन हुई है, इस कारण से इसे प्रोक्साइड के कारण से हुई है, इस कारण से इसको हम प्रोक्साइड प्रभाव बोलेंगे। इसके खोजने जो पहले ये रिएक्शन हुई थी, फिर प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाने पे ये रिएक्शन हुई। इसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट था खरास नाम का, उस खरास नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको प्रेक्षित किया था, देखा था, तो इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया खरास प्रभाव। तो प्रोक्साइड इफेक्ट आई, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम आए, खरास प्रभाव आए, तीनों का आंसर सेम यही रहेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई है ह्रास प्रभाव वाली, इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी वो देखनी है कि किस प्रकार से इसमें ये वाला प्रोडक्ट ही क्यों बना। ठीक है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म में देखें तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मुक्त मूलक क्रियाविधि है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हिंदी में इसका नाम रहेगा मुक्त मूलक क्रियाविधि। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या रहेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या आएगा, 3 स्टेप होते हैं इसमें। स्टेप फर्स्ट को बोलते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट को बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी श्रृंखला प्रारंभक पद। फर्स्ट का नाम क्या रहेगा, श्रृंखला प्रारंभक पद। इस वाले स्टेप में श्रृंखला या रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है। इनिशिएशन का मतलब प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोक्साइड आएगा, ये वाला लिखना भूल गए तो उस रिएक्शन में ये लिख लेना कि प्रोक्साइड के साथ साथ ये सूर्य का प्रकाश सनलाइट होती है। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा RO, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के रूप में, प्लस में दूसरा क्या है RO, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2RO, एक ही बात है। सेकंड इसके अंदर फिर क्या होगा, स्टेप यही चल रहा है। अब ये HBr के शेयर, इनमें से एक फ्री रेडिकल आएगा और वो HBr के साथ में रिएक्शन करेगा। होगी रिएक्शन, ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होगा, मूलक आया ना तो ये भी मूलक के रूप में ही टूटेगा। अब यहाँ से ये H मूलक इसके पास जाएंगे, इसका मूलक का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या बन गया ROH, प्लस में ये क्या बने इसमें Br। ये जो ब्रोमीन इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख देंगे। ये इसमें फर्स्ट स्टेप, यहाँ तक का बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सेकंड स्टेप क्या आएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका जो सेकंड स्टेप बनता है, सेकंड स्टेप का नाम क्या होता है, चेन। आगे से आगे चेन बढ़ रही है, श्रृंखला, हिंदी में नाम रहेगा श्रृंखला संचरण पद, और इंग्लिश में हम किसको क्या लिखेंगे, प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप यानी श्रृंखला संचरण पद कहेंगे। इसमें ये जो फ्री रेडिकल बना है ये वाला, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन या असममित एल्कीन के ऊपर अटैक करता है। तो देखिए क्या बनेगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप का नाम है श्रृंखला संचरण पद या चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें देखिए सेकंड वाले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वाले स्टेप में अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये ले ली, ये है प्रोपीन, 1 प्रोपीन। इसका अनसिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड्स के दोनों साइड जो ग्रुप जुड़े हुए वो अलग अलग है। अब इसके ऊपर जो Br फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल बन के आया था वो इसके ऊपर अटैक करेगा। अब हम ये बोल दें कि ये वाला बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा। सारे के सारे रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सारे के सारे बॉन्ड इस प्रकार से टूटेंगे कि रेडिकल बने, केटायन एनायन वाली फॉर्म में नहीं टूटते हैं। ठीक है, यानी आप एक प्रकार से देखिए कोई भी बॉन्ड होता है ना, जैसे A और B के बीच का बॉन्ड है, 2 प्रकार से ब्रेक हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इसके पास चला जाए, एक इसके पास चला जाए। इसको हम ऐसे हाफ एरो से शो करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों इसकी तरफ चले जाए, इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाए, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इसके पास। तो ये जो बंध का विखंडन हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन या समास विखंडन बोलते हैं। और समास विखंडन में हमेशा ही क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक यहाँ पे बनते हैं। बन गए। इसमें क्या होता है, वो जरूरी नहीं बी की तरफ ही जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भी जा सकते हैं। यानी तो इसमें बंध का असमान, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन समान रूप से नहीं जा रहे, तो इस पे जाएंगे दोनों या इस पे जाएंगे, असमान वितरण हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मास विखंडन। इसमें क्या बनते हैं,
इसमें आयंस बनते हैं, ठीक है, केटाइंस और एनायंस। जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोनों वो एनायन बनेगा और दूसरे वाला क्या बनेगा, केटाइन। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है होमोलाइटिक फिजन। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक किसके पास जा रहा है, दूसरा दूसरे पास जा रहा है, यानी एक प्रकार से यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन हो रहा है। अब ये रेडिकल हो सकता है इस पे जाए, हो सकता है इस पे जाए, दोनों बना रहे हैं। पहले वाले में हम ये यहाँ भेज रहे हैं तो ये क्या बनेगा, CH3 CH, इस पे रेडिकल है और यहाँ पे जो रेडिकल इलेक्ट्रॉन बना था इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ में ये वाला जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। इसकी बात करी जाए तो इसमें क्या बनेगा, इस बार यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, Br जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा CH CH2 Br और ये रेडिकल। अब देखिए ये जो रेडिकल जिस कार्बन पे है वो कार्बन आगे दो कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो वो ये कौन सा बनेगा, इसको हम बोलेंगे कि ये आपका 2 डिग्री रेडिकल है। इसकी बात करी जाए तो ये रेडिकल जिस कार्बन पे है, इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है वो आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, आप बोले दो जुड़ा हुआ, लेकिन ये खुद तो एक से जुड़ा हुआ है, ये आगे और जुड़ा हुआ है। ये रेडिकल वाला कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री रेडिकल है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मोर स्टेबल होता है वही रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा, बनेगा। इससे पहले वाली वीडियो में रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ के आए हम। रेडिकल की स्टेबिलिटी में था 3 डिग्री रेडिकल सबसे अधिक स्टेबल था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में ये जो मेथिल रेडिकल था वो सबसे कम स्थायी था, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 2 डिग्री वाला ये ज्यादा मोर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे होगी खराब स्वभाव में, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से आगे फिर क्या होगा, जो H रेडिकल पढ़ के आए थे ना, ROH आ जाएगा वापिस। ROH बना था पहले वाले स्टेप में, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड वापिस ब्रेक होगा तो माइनस में RO नेगेटिव निकल जाएगा जो पहले स्टेप में यूज हुआ था। यहाँ जो H रेडिकल बनेगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, इसमें यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br। अब ये पता है ये 2 डिग्री रेडिकल अधिक स्थायी, तो जो अधिक स्थायी होता है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा वो रहेगा, स्थायी रहेगा। तो ये मोर स्टेबल है और ये अधिक मात्रा में भी बनता है, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो यहाँ से भी सेम ही होगा, ROH, ये बॉन्ड ब्रेक हुए, माइनस में RO, ब्रोक साइड का रेडिकल निकल गया। ये जो H रेडिकल है वो इसके ऊपर जाके जुड़ेगा तो यहाँ बनेगा CH3 CH Br और CH3। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है और ये वाला रहेगा 1 2 3, ये रहेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये अब ये जो 2 ब्रोमो प्रोपेन बना है वो कम स्थायी रेडिकल से बना है, क्योंकि 1 डिग्री का स्थायी तो कम होता है 2 वाले से, इस कारण से इसकी जो कम मात्रा में बनता है और ये क्या होता है, लेस स्टेबल। जो स्थायी होता है प्रोडक्ट वो अधिक मात्रा में बनता है और जो कम स्थायी होता है वो कम मात्रा में बनता है। आगे देखें एक क्वेश्चन इसमें कई बार ये वाला रहती है, ये हो गई इसके मैकेनिज्म। थर्ड स्टेप बचेगा इसके अंदर, वो देखें चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप थर्ड बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ तक बन गए। अब लास्ट टर्मिनेशन मतलब कि इसका जो समाप्त करने वाला श्रृंखला समापन पद बोलते हैं उसको। स्टेप थर्ड रहेगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसका मतलब है ये रिएक्शन कब तक चलती है, सेकंड वाला स्टेप तब तक चलता है जब तक कि अभिक्रिया मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में ये रिएक्टेंट पर ये रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। जब ऑलमोस्ट सारे के सारे रेडिकल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसके बाद में रिएक्शन बंद भी होती है ना कभी, तो वो जो बंद होती है तब कौन कौन सी रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन को एक साथ में इकट्ठा करके उसका हम नाम क्या दिया, उसको चेन टर्मिनेशन स्टेप या श्रृंखला समापन पद इसका नाम रखा गया। अब देखें, अब हो सकता है कोई 2 रेडिकल इस प्रकार से बच गए हों, ये आपस में जुड़ जाएंगे और वापिस एक आध प्रोक्साइड बना लेंगे। अब हो सकता है कोई H रेडिकल बच गया, कोई Br रेडिकल बच गया हो, तो ये आपस में जुड़ करके HBr बना लेंगे। हो सकता है कोई 2 ब्रोमीन रेडिकल वो आपस में जुड़ जाए और ये आपस में जुड़ के क्या बना ले, Br2 बना ले।
तो इस प्रकार से लास्ट में जो थोड़े बहुत रेडिकल रिएक्शन में मतलब एल्किन समाप्त हो गए, एल्किन नहीं बची। एल्किन नहीं बची तो ये जो रेडिकल है इनका कोई यूज नहीं होता है। एल्किन के जितने अणु थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो ये बचे हुए इनका कोई यूज नहीं है। तो ये क्या करेंगे, आपस में जुड़ते हैं और इस प्रकार से मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये जो सारे स्टेप है वो चेन टर्मिनेशन स्टेप या श्रृंखला समापन पद में गिने जाते हैं। इसी के साथ में ये जो रिएक्शन है प्रोक्साइड इफेक्ट वाले वो कंप्लीट है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि से ये रिएक्शन संपन्न होती है। हो गया कोई ये वाला। उसके बाद देखिए इसी का क्वेश्चन है प्रोक्साइड इफेक्ट कोई। अब खरास प्रभाव नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो प्रभाव है इसकी खोज सबसे पहले खरास नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इस कारण से इसको खरास प्रभाव बोलते हैं। प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तभी मार्कोनिक के नियम के विपरीत रिएक्शन हो रही है। इस कारण से मार्कोनिक नियम के विपरीत रिएक्शन हुई है, इसलिए नाम रखा गया एंटी मार्कोनिक रूल। और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में ही ऐसा होता है। प्रोक्साइड की जगह और कुछ यूज लोगे तो ऐसी रिएक्शन एंटी मार्कोनिक का नियम लागू नहीं होता है। तो प्रोक्साइड के कारण से हुआ, इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे, प्रोक्साइड इफेक्ट नाम वो रखा गया। हो गया क्वेश्चन, चाहे छोटे नंबर में आए, चाहे एंटी मार्कोनिक का नियम पूछे, चाहे प्रोक्साइड प्रभाव पूछे, चाहे क्रास प्रभाव पूछे, चाहे बड़े में पूछे कि मैकेनिज्म समझाओ, बड़े नंबर में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन इसमें एक साथ में हो गए। अब इस क्रास प्रभाव जो एक क्वेश्चन और आ सकता है वो ये है कि केवल HBr ही प्रोक्साइड प्रभाव दर्शाता है, इसके अलावा जो HCl है या HI है ये प्रोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्वेश्चन है HBr केवल, अब ये भी ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है, इन किसके ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, सिर्फ Br हेलोजन की जगह क्लोरीन और आयोडीन लिखे हुए हैं, तो इसकी जगह इसका भी यूज भी करके देखें हम प्रोक्साइड में। तो क्वेश्चन है केवल HBr ही प्रोक्साइड इफेक्ट शो करता है, HCl व HI प्रोक्साइड इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सबके केवल HBr ही प्रोक्साइड इफेक्ट दर्शाता है और HCl और HI नहीं दर्शाते हैं। तो इसका कारण ये है, देखिए HCl तो क्यों नहीं दर्शाते, देखिए HCl और HBr की कंपेरिजन की जाए। अब देखिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी होती है, 87 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि उसमें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, जबकि HCl ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी कंपेरिजन में, इसकी होती है सिर्फ 109 या 102 इसके लगभग होगी किलो कैलोरी मोल यूनिवर्स ये होती है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि उस प्रोक्साइड प्रभाव में तो ये जो बॉन्ड है बीच वाला ये ब्रेक होता है, अब इसके लिए बॉन्ड एनर्जी का मान कम है, तो प्रोक्साइड इफेक्ट में जो मुक्त मूलक बनते हैं उस समय इतनी रिएक्शन रिलीज, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि उससे ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रेडिकल नहीं बनेंगे, रेडिकल नहीं बनेंगे तो इसका उस रिएक्शन में यूज ही क्या है, क्योंकि वो तो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसलिए बोलते हैं ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का मान है, बंद ऊर्जा, कि HBr की तुलना में, ब्रैकेट में इसकी बॉन्ड एनर्जी लिखें, HCl की बॉन्ड एनर्जी का मान ज्यादा होता है, इस कारण से HCl से रेडिकल नहीं बनने के कारण से यह प्रोक्साइड रिएक्शन या क्रॉस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की रिएक्शन में प्रोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शा सकता है। तो HCl का तो इस कारण से हो गया कि इसकी बॉन्ड एनर्जी का मान क्या होता है, कम होता है। अब HBr HI वाली बात करें तो देखें, HI है आयोडीन, अब HBr हो गया, थर्ड है इसमें HI। अब आप बोलोगे कि इसमें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी इससे भी कम है, HI की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 71 किलो कैलोरी पर मोल है, नहीं बहुत कम है। तो ये तो हमने बोले कि इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस कारण से शो नहीं करता, तो ये तो करना चाहिए था, लेकिन इसने ये दिया कि इसका जो आंसर रीजन बताया कि इसकी हालांकि बॉन्ड एनर्जी कम है, इससे रेडिकल बनते हैं, इससे इसकी तुलना में इसमें आसानी से भी बनते हैं रेडिकल, लेकिन ये जो आयोडीन रेडिकल है और इसके साथ में जो एल्किन के रेडिकल बनते हैं, एल्किन के रेडिकल बनते हैं, इसकी जो आपस में रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि उष्माशोषी रिएक्शन होती है। इस कारण से उष्माशोषी रिएक्शन यानी बाहर से उष्मा देनी पड़ेगी, बिना उष्मा दिए तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी। कि
हालांकि HI की बॉन्ड एनर्जी HBr की बॉन्ड एनर्जी से कम होती है, जिससे इसे रेडिकल तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन आगे जब आयोडीन रेडिकल और एल्किन रेडिकल के आपस में रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी होने के कारण से वहां संभव नहीं हो पाती, क्योंकि HBr के साथ में रिएक्शन हुई वो एंडोथर्मिक नहीं थी, तो इसके लिए बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि हमें रिएक्शन वैसे ही करवानी जैसे HBr की हुई थी। जिन कंडीशन में HBr रिएक्शन करता है उन कंडीशन में HI रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसके लिए बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इस कारण से HI है वो प्रोक्साइड प्रभाव में बाहर से एनर्जी देते नहीं है, इस कारण से HI है वो प्रोक्साइड प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर आ गया उसमें केवल HBr ही प्रोक्साइड प्रभाव दर्शाता है, HCl और HI नहीं दर्शाते हैं। क्यों? तो HCl का आंसर होगा कि इसके बॉन्ड एनर्जी का मान ज्यादा होता है तो रेडिकल नहीं बनते, इसमें रेडिकल बनते हैं, बॉन्ड एनर्जी का मान कम होता है HBr से, लेकिन आयोडीन रेडिकल और एल्किन रेडिकल की रिएक्शन एंडोथर्मिक या उष्माशोषी होने के कारण से ये प्रोक्साइड इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाते हैं। ये हो जाएगा इसका रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि वाटर के बारे में क्वेश्चन है। वाटर यानी H2। क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को गर्म करते हैं, उसके बाद में आगे इसको और गर्म करते हैं। ठीक है, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलते हैं, उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे चलते हैं। बोला यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म किया जाता है और आगे फिर गर्म करते हैं, आगे कितना भी टेम्परेचर ले सकते हो, क्वेश्चन में नहीं दिया आएगा। फिर ऐसा आएगा क्वेश्चन में, तो ऐसे पूछ लिया सीधे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे जल का आयतन सिकुड़ता है, कम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे जल को गर्म करते तो उसका आयतन फिर बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है। यहाँ आयतन में कमी होती है, यहाँ आयतन बढ़ते हैं, वॉल्यूम या आयतन डिक्रीज होता है। और उसके बाद आगे कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कितना भी गर्म करें इसको, आगे यहाँ पे वॉल्यूम या आयतन क्या होगा, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तक पूरा एकदम ही कम हो जाएगा, फिर आगे और इसको टेम्परेचर देंगे तो इसका आयतन फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है। D इज इक्वल टू क्या चलता है, M अपॉन में V। M सभी जगह सेम है क्योंकि जल के अणु जितने यहाँ थे उतने ही यहाँ आगे भी उतने ही रहेंगे, M सेम है। घनत्व भी क्वेश्चन पूछ जाए इसमें घनत्व का आगे रिलेशन निकालेंगे, पहले आयतन वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी या घनत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। और देखें इसमें आंसर रीजन क्या आएगा इसका। इसका रीजन इसमें ये वाला आता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है वो आइस फॉर्म में होता है। आइस फॉर्म कैसी होती है, सॉलिड। आइस मतलब बर्फ के रूप में होता है, बर्फ कैसी होती है, सॉलिड में। गर्म किया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, उस टाइम वाटर कैसा था, मतलब कि आइस के बाद में इसको लिखेंगे हम वाटर फॉर्म में था ये, यानी कि ये इसकी कौन सी थी, लिक्विड स्टेट में था। आगे इसको और गर्म करेंगे, यानी कि जितना भी यहाँ पे जितने टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाटर वेपर यानी जल वाष्प के रूप में आएगा, और जल वाष्प के रूप में ये कौन सी फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ये होगी पढ़ते हैं हम जनरली क्या है कि यही तो पढ़ते हैं कि गैस स्टेट के अंदर आयतन अणु दूर दूर होते हैं, तो आयतन सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है लिक्विड का, और उससे कम होता है सॉलिड। तो होना कैसे चाहिए कि हाँ इस साइड गर्म होते जाएंगे, मतलब इसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाटर का, उसके साथ साथ में आयतन बढ़ता जाएगा, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो ऐसा है, सही है आयतन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आयतन बढ़ना चाहिए था। सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं आयतन बढ़ना है,
लिक्विड से गैस में जाएंगे फिर आयतन बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे तो सही है कि लिक्विड से गैस की तरफ गए आयतन बढ़ गया, लेकिन ये वाला सही नहीं है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। सिर्फ वाटर की बात करें, आंसर देखिए इसका क्या आएगा। इसमें बोले आइस यानी कि जो बर्फ होती है ना उसके अंदर वाटर इस फॉर्म में टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, जैसे कि ये H2O मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का प्रत्येक अणु 4 चतुष्फलकीय आकृति में जल के 4 अणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद आगे यहाँ पे ऑक्सीजन ये जल का एक अणु, कोई भी एक अणु उठा लो आप, ये जल का एक अणु 4 जल के अणुओं से चतुष्फलकीय ज्यामिति में घिरा हुआ रहता है। जल का एक अणु, जल का ये दूसरा अणु, जल का ये तीसरा अणु और जल का ये चौथा अणु। प्रत्येक बर्फ की संरचना की बात हो रही है, बर्फ में इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। प्रत्येक ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन के साथ में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, 2 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है, जल के 2 अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम यहाँ पे होगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये, ठीक है। अब देखें इसमें यहाँ ऐसी थी संरचना, मतलब बीच में यहाँ पे खाली स्थान बहुत ज्यादा था, फिर यहाँ एक जल का अणु फिक्स, क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में फिक्स ज्यामिति होती है, निश्चित आकार और निश्चित आकृति होगी। यहाँ एक जल का अणु होगा, फिर यहाँ एक होगा, यानी इनके बीच वाला जो ये स्थान आएगा, फिर यहाँ ये स्थान खाली, फिर यहाँ कुछ जल के अणु होंगे, फिर यहाँ है, फिर नीचे कुछ होंगे यहाँ, इस प्रकार से यानी ये जल के अणु है वो प्रत्येक जल का अणु चतुष्फलकीय ज्यामिति में 4 जल के अन्य अणुओं से घिरा हुआ रहता है और एक प्रकार से केस लाइक या पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनती है। केज लाइक स्ट्रक्चर या पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनती है, उसमें जल के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, खाली स्थान ज्यादा है, इसका मतलब आयतन तो वो सारा ही माना जाएगा, ये तो है नहीं खाली स्थान को निकाल दो, जहां जहां जल के अणु है आयतन उतना है, ऐसा होता नहीं है। पूरा का पूरा जल के अणु यहाँ है, यहाँ है, तो आयतन पूरा का पूरा ये वाला माना जाएगा। फिर क्या हुआ, हमने इसको गर्म किया तो आयतन ज्यादा ही दिख रहा है ना, रिक्त स्थान ज्यादा है, रिक्त स्थान भी काउंट होता है, इसके अंदर वेकेंट साइड है। उसके बाद में हमने इसको गर्म किया, तो गर्म करने पे इसमें ये वाले बॉन्ड यानी ये जो इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, टूट जाएंगे। ये वाले बॉन्ड ब्रेक होते ही जल के अणु क्या होंगे, खाली स्थान था उसमें जल के अणु क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, क्योंकि तो ये बॉन्ड फिक्स था, इस कारण से पास पास नहीं आ पाए थे। लेकिन जब इसको गर्म किया गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते पहुंचते ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए और ये जल के अणु पास पास में आ गया। जल के अणु पास पास में आ गए, रिक्त स्थान तो रहा ही नहीं क्योंकि सारे जल के अणु पास पास आगे इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब पास पास आ गए तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये वाला हो गया कि जल बर्फ की जो संरचना होती है उसमें ये वाला बॉन्ड बनते हैं, केस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्थान ज्यादा होता है, इस कारण से आयतन ज्यादा होता है। फिर जब इसको गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाते हैं और जल के अणु पास पास आते हैं। जल के अणु पास पास आएंगे तो जितने पहले इतनी दूर में थे जल के अणु, अब इतने में आ गए तो इसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, आयतन कम होते हैं। फिर वापिस हमने इसको गर्म किया तो क्या हुआ, जल के अणु दूर दूर जाना स्टार्ट हो गए। इस बार ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इस बार वेपर स्टेट में आएंगे तो जल के अणु वापिस क्या होंगे, गैस के अणु है तो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, गर्म करते ही वेपर वाष्प के रूप में आएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो वापिस आयतन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में, तो सबसे कम आयतन, यहाँ आयतन ज्यादा था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते आयतन कम हो गया, फिर वापिस आयतन क्या हो गया, बढ़ने लग गया। ये आगे समझ में। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे डेंसिटी या घनत्व का भी आ सकता है, घनत्व के बारे में पूछ ले। अब घनत्व और आयतनविद क्रमांक आती है, जहाँ घनत्व सबसे आयतन सबसे कम था, आयतन सबसे कम कहाँ था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जहाँ आयतन सबसे कम होता है वहां घनत्व सबसे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि मास तो सेम है, जितने जल के अणु यहाँ थे उतने ही यहाँ है, उतने ही है, तो मास द्रव्यमान तो क्या है, किसका यहाँ पे, जल के अणुओं का है। तो डेंसिटी की बात की जाए तो ये देखो आप, ये सेम है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, द्रव्यमान
सॉरी घनत्व और आयतन एक दूसरे के विपरीत बन पाती है। अब यहाँ पे मास उतना ही है लेकिन आयतन सबसे कम है, जहाँ आयतन कम होता है वहां घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल का आयतन जो होता है वो तो क्या मैक्सिमम डेंसिटी, घनत्व तो है वो तो अधिकतम होता है, लेकिन उसका आयतन जो होता है जल का, बाकी कोई भी टेम्परेचर देख लेना ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डेंसिटी या अधिकतम घनत्व, ये ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है। तो जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 4 पे, और मिनिमम वॉल्यूम या न्यूनतम आयतन कितने पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन किसी भी रूप में आए आपको आंसर यही लिखना है।